अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है। जावेद शहीन जावेद अपने यूट्यूब चैनल जावेद नेटवर्क के साथ आज आपके साथ मैं इंशाल्लाह अपने टॉपिक डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो कोर्स है हमारा BSCS के लिए या MCS के लिए, उसका मैं आज आपसे इंशाल्लाह पार्ट जो उसका 4 है नेक्स्ट, जब हमने उसको टोपोलॉजी पे क्लोज़ किया था तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में वहाँ से कैरी ऑन करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह नेटवर्क से, यानी कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क से कि कितनी किस्म की नेटवर्किंग जो है वो हमारे पास यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, तो उनके बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आज हम आपसे। हमारी जो इस्तेमाल हो रही हैं, अगर मैं बात करूँ टाइप्स की, तो लोकल एरिया नेटवर्क बहुत मशहूर है, आपने सुना हुआ है, डेफिनेटली सबको पता है। उसके बाद हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है, वो भी डेफिनेटली आप लोगों ने नहीं सुना तो वो होता है, ठीक है जी। तीसरी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी हमारी नेटवर्किंग के टाइप है, ये यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, ये आगे फिर वायरलेस के अंदर चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि वो वायरलेस भी तो बेसिकली हमारे पास नेटवर्किंग ही होती है। तो पैन को बेसिकली वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क WPAN भी कहा जाता है, ये ब्लूटूथ वगैरह से जो हमारी नेटवर्किंग होती है। और उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास WiMAX, WMAN उसको बोलते हैं, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो WMAN ये भी हमारे पास एक नेटवर्क है, वायरलेस के लिए चूँकि यूज़ होता है। तो ये जो मैंने लोकल एरिया नेटवर्क की बात की है, ये भी वायरलेस के अंदर भी होता है, तो उसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इस तरह से हमारे पास जो WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क, वो तो खैर इंटरनेट बेस्ड होता है, चूँकि उसमें भी वो हमारे पास वो भी वायरलेस एरिया नेटवर्क उसमें भी होता है, वायरलेस WAN भी है। तो मतलब कि हमारे पास जो नेटवर्क है दो तरह से समझने बनता है। एक हमारा नेटवर्क जो है वो वायर बेस्ड है, ठीक हो गया, और एक हमारा जो नेटवर्क होता है वो वायरलेस बेस्ड होता है। दो तरह से हमारे नेटवर्क जो बेसिकली बनते हैं, आप कह सकते हैं। जब वायरलेस की बात आ जाएगी तो उसमें डेफिनेटली वो स्ट्रेटजीज अलहदा हैं, उसमें हमारे पास चूँकि रेडियो सिग्नल्स आ जाते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। जब वायर की बात हम करते हैं तो उसमें सारी बात हमारे पास मीडियम आ जाता है, कोएक्सियल केबल आ जाती है, ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाती है, अनट्विस्टेड पेयर आ जाती है, फाइबर ऑप्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर आ जाती है, अनशील्डेड आ जाती है। तो ये हमारे नेटवर्किंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब वाइड की हम बात करते हैं तो हमारा नेटवर्क तो हमारा दोनों तरह से चलता है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमारी वायरलेस मोड में भी होती है और वायर जो मोड है हमारा उसमें भी होती है। तो कम्युनिकेशन असल तो पर्पज़ हमारा कम्युनिकेशन है, तो डाटा हमारा कम्युनिकेट होना है, उसके लिए हमें नेटवर्क बनाना पड़ता है। तो जो नेटवर्क हमारा बनता है वो वायर्ड हो या वायरलेस हो, वो तो पहली बात वो अगली उसकी इकसाम है। तो शुरू करते हैं जी हम अपने कोर्स को, अपने टॉपिक को, और उसको कंप्लीट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं जी हम लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन जो होता है डेफिनेटली उसमें हम अपने कंप्यूटर जो हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। अब वो जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो बेसिकली हम अपने ऑफिस के लिए बनाते हैं, बिल्डिंग्स के लिए बनाते हैं, कैंपस जो है, यूनिवर्सिटीज़ कैंपस हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर उनके लिए बनाए जाते हैं। तो हमारे पास यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक समझ लें कि आप एक कन्फाइंड जो बिल्डिंग्स हैं ना उनकी हद तक इसको रखा जाता है, कन्फाइंड ऑफिस तक, कन्फाइंड कैंपसेस तक।
अगर हम इसकी इम्प्लीकेशंस की बात करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो होते हैं ना, हमारी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो परचेजिंग और मेंटेनेंस के ऊपर लगती है। जब लोकल नेटवर्क हम बनाते हैं तो उन सब चीज़ों को जो है ना वो उसका ख्याल रखा जाता है। और उसके बाद जो नेटवर्क की मैनेजमेंट है उसको डेफिनेटली वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें इसकी डिज़ाइनिंग की, तो जो लैंड्स होती हैं वो हमारे पास जो डिज़ाइन की जाती हैं उसमें हम या तो अपने जो रिसोर्सेज होते हैं उसको शेयर करते हैं कंप्यूटर्स के दरमियान, जो वर्क स्टेशन हैं, हमारी नोड्स हैं, और जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें डेफिनेटली हमारे पास हार्डवेयर भी आ जाती है, हमारा प्रिंटर, स्कैनर, कोई भी चीज़ हम शेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो भी आ जाती है, हमारी एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होती हैं वो सारी की सारी, और डाटा वो तो डेफिनेटली है ही है, फाइल्स हैं आपकी जो भी है, वो सारी चीज़ें हम जो है वो शेयर करते हैं। ये तो एक नेटवर्क की एक डेफिनेटली फॉर्म, और लैन के अंदर भी सारी बात हम यही करते हैं, उसमें हम शेयर कर देते हैं अपनी सारी चीज़ों को। उसके बाद जो अगली बात देखी जाती है, हम कोई भी नेटवर्क बनाने लगते हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, लोकल एरिया के नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं तो उसकी बात करें हम तो इसका जो ट्रांसमिशन मीडिया है उसको और जो टोपोलॉजी उसको बहुत उसका ख्याल रखना पड़ता है, उन चीज़ों को ज़रूर देखना पड़ता है कि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो ठीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है जी। उसमें वायर जो यूज़ की जाएँ, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो, चाहे वो UTP हो या STP हो, फाइबर ऑप्टिक्स हो, अगर आप नेटवर्क जो बना रहे हैं उसके अंदर आपने ये चेक जरूर करना कि आपने टोपोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है। मतलब आपको एक सिस्टम आपने ऐसा बनाया कि वहाँ पर आपके लिए मैश टोपोलॉजी बेहतर है, तो फिर वहाँ पे आपको मेरा ख्याल है स्टार या बस टोपोलॉजी की तरफ मूव भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जहाँ पे आपको काम ही सिर्फ स्टार टोपोलॉजी देती है तो वहाँ पे फिर मैश को आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर मैच तो वहाँ पे काम ही नहीं करेगी, इसलिए टोपोलॉजी को ज़रूर ध्यान में रखना पड़ता है। उसके बाद डाटा जो रेट्स होते हैं, अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें तो 4 MB से लेकर 16 MB तक पर सेकंड जो है ना डाटा रेट आमतौर पर चलता है। क्योंकि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क में आमतौर पर जो टोपोलॉजी यूज़ की जाती है वो या बस की जाती है, स्टार की जाती है या रिंग की जाती है, ये पता नहीं वैसे लेकिन स्पीड जो है वो इंक्रीज़ भी हो जाती है। ये 100 MB पर सेकंड तक जो स्पीड है वो लोकल एरिया नेटवर्क में थी, जो कि अब स्पीड इन्हांस होते होते GBs के अंदर चली गई। GBs के आप कह रहे 1-2 GB तक भी स्पीड जो है ना वो लोकल एरिया नेटवर्क हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो था लोकल एरिया नेटवर्क की हमारी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है जी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। अब हमारा एरिया वाइड हो गया जी, इसको बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क को हम टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेली कम्युनिकेशन जो है वो एंटर हो जाती है। क्योंकि इसका जो जोग्राफिकल एरिया होता है, जो डिस्टेंस होता है वो पूरी दुनिया है, एक्सटेंड हो गया ना। ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो तो ऑफिस तक या बिल्डिंग्स तक या कैंपसेस तक था, अब हम एक्सपेंड हो गए हैं, अब हम पूरी दुनिया के साथ टच होना चाहते हैं जी, तो हमें वाइड एरिया नेटवर्क जो उसके ऊपर आना पड़ेगा। इसमें हमारे पास जो वैन होता है, जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसमें स्विचिंग नोड्स होती हैं जो ट्रांसमिशन करती हैं एक डिवाइस से, और ये रोटर जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। वो रोटर जो है वो एक नोड जो होते हैं उससे लेते हैं डाटा, जो आपके सिस्टम की होगी इंटरनल नोड या सोर्स नोड, और जो स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन डिवाइस होगी
उसके पास उस डाटा को लेके वो उसको पहुंचा दिया जाता है। तो ये सारा काम टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ज़रिए से हो रहा होता है। अगर हम इसकी बात करें इसके इम्प्लीमेंटेशंस की, तो ये दो टेक्निक्स को यूज़ करती है। एक है सर्किट स्विचिंग। तो जो सर्किट स्विचिंग है वो हमारे पास टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर यूज़ होती है, जिसमें जो दो नेटवर्क नोड्स होती हैं, हमारा नेटवर्क बना हुआ है ना, तो उसमें जो नेटवर्क की जो दो नोड्स होती हैं वो बेसिकली एक डेडिकेटेड चैनल जो होते हैं, सर्किट जो होता है वो इस्टेब्लिश कर देती हैं। वो जब कम्युनिकेशन होनी होती है ना, उससे पहले उनके दरमियान में एक डेडिकेटेड चैनल जो है वो सर्किट जो है वो इस्टेब्लिश होता है। अगर हम बात करें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो उसमें टेलीफोन कॉल्स हैं, वो सारी कॉल करने से पहले आपको उसका कनेक्शन, बात करने से पहले उन दोनों फ़ोन्स के दरमियान में कॉल कनेक्ट होती है। कनेक्ट हो गई तो चैनल जो है वो जनरेट हो गया, इस्टेब्लिश हो गया। अब आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। डायग्राम आप देख रहे हैं कि एक सर्किट 1 है, सर्किट 2 है, सर्किट 3 है, यानी कि मुख्तलिफ सर्किट शो किए हुए हैं। अब 1 ने 2 के साथ कम्युनिकेट करना, तो पहले उनके दरमियान में चैनल बनेगा। या 4 ने 3 के साथ करना है, तो पहले आपस में वो एक डेडिकेटेड चैनल जो है वो एस्टेब्लिश हो। दूसरी टेक्निक ये यूज़ करते हैं जी वाइड एरिया नेटवर्क में, पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग जो है वो बेसिकली हमारे पास डिजिटल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन मेथड है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसिकली ट्रांसमिशन करता है डाटा को ब्लॉक्स की सूरत में, इसमें ट्रांसमिशन होती है पैकेट स्विचिंग के अंदर। और जो ब्लॉक्स होते हैं उनको पैकेट्स का नाम दिया जाता है। और उन ब्लॉक्स को, जो पैकेट्स होते हैं, वो बेसिकली हमारे एक मीडियम होता है जो यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। उन मीडियम के ज़रिए से वो ट्रांसमिशन उसकी होती है जी, ठीक है। जो क्योंकि कम्युनिकेशन सेक्शन डेवलप होते हैं जब आप पैकेट की बात कर रहे होते हैं। जब हमने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन हो रही होती है, फिर उसी डिवाइस की तीसरी किसी और के साथ होती है, तो वो एक सेशंस मार रहे होते हैं। तो इस वजह से उस सेशंस के अंदर पैकेट्स जो होते हैं वो कम्युनिकेट हो रहे होते हैं। क्योंकि पैकेट स्विचिंग में फ्रेम्स बनते हैं, पैकेट्स बन जाते हैं, इसलिए इस एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये सर्किट स्विचिंग की बजाय इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें जो पैकेट होता है उसका जब उसको कंपोज किया जाता है तो उसके साथ एक हेडर होता है और एक पेलोड होता है। और हेडर जो होता है वो नेटवर्किंग जो हार्डवेयर होते हैं कि उसको वो डायरेक्शन देते हैं कि आपने फ़लानी डेस्टिनेशन के पास पहुंचना है, वो सारा कुछ हेडर के अंदर होता है। और जो पेलोड होता है वो सारा डाटा होता है, जिसको आगे जो सॉफ्टवेयर होता है या जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं, तो सारा डाटा जो उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से पैकेट स्विचिंग की अगर हम कम्युनिकेशन एफिशिएंसी की बात करें तो वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। फिर आ जाता है हमारे पास आगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन इसको बोलते हैं, इसका शॉर्ट टर्म जो है। अब इसको हमने लैन तो हमने बनाया था एक ऑफिस के लिए, कैंपस के लिए। अब हमने कैंपस से थोड़ा सा जाना, लेकिन रहना हमने एक सिटी के अंदर है। कैंपस से सिटी की तरफ आ जाते हैं, शहर की एक शहर की हद तक आ जाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, एक शहर सिटी टू सिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे, एक सिटी की हद तक हम रह जाते हैं। तो एक सिटी तक हमने जब नेटवर्क को एक्सपेंड करना हो तो वहाँ पे फिर हम वैन के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं, वहाँ पे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना लेते हैं। इट्स जस्ट लाइक लैन, मतलब इसके अंदर हमें वो वैन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैन टेक्नोलॉजी की, टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर ये फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि
केबल की अगर हम बात करें तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क जैसे शहरों में हैं, तो केबल टेलीविज़न के लिए डेफिनेटली वो हमें पूरी एक सिटी तक हम उसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आप कह लें कि हम लैंड्स जो होते हैं ना मुख्तलिफ जो बनी हुई हैं, उन लैंड्स को इंटरकनेक्ट करते हैं बस। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में अगर मैं इसकी डेफिनेशन बयान करूं तो बेसिकली ये जो लैंड है उसकी इंटरकनेक्शन है, और उस सब को इंटरकनेक्ट करके काफ़ी सारी लैंड्स को एक बड़ा नेटवर्क बना दिया जाता है सिटी की हद तक, तो वो बन जाते हैं मैन। वैसे तो वैन जो होता है उसके अंदर भी लैंड जो सारे कनेक्टेड होते हैं काफ़ी सारे। ये आप देख रहे होंगे कि पब्लिक सिटी नेटवर्क मैंने एक शो किया हुआ डायग्राम है, आप देख रहे होंगे ऊपर वाली डायग्राम, ये जो डायग्राम है, तो ये मुख्तलिफ देखें, एक लैंड बना हुआ है, दूसरा लैंड बना हुआ है, 4 लैंड जो है उनको आपस में मिलाया हुआ है, तो लैंड को मिला के एक मैन बना हुआ है। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे जहन में फिर इंटरनेटवर्क जो है ना वो ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि इंटरनेटवर्क बेसिकली नेटवर्क ही है ना, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ये बेसिकली 2 लफ्ज़ जो हैं उनसे मिलके बनता है, एक इंटरनेट, इंटर, और दूसरा नेटवर्क। इंटर से मुराद अगर हम बात करें इसको ज़्यादा कहें तो इंटरनेशनल भी आप कह सकते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क्स। यानी कि जब हमारे पास नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होगा ना, एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क्स, कोई नेटवर्क भी हो सकता है, एक पूरा लोकल एरिया नेटवर्क, एक पूरा वाइड एरिया नेटवर्क, एक पूरा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, उन वाइड एरिया एक नेटवर्क, दूसरे वाइड एरिया नेटवर्क, तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो बन गए इंटरनेटवर्क्स। अब अकेला लैन नहीं रहेगा, नीचे आप डायग्राम देख रहे होंगे उसमें लैन, वैन, मैन सारे जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है जी। दरमियान में आर जो लिखा हुआ आपको वो सारे राउटर्स हैं, ठीक है, राउटर के ज़रिए से वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंटरनेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। क्योंकि इंटरनेट जो है वो बेसिकली हमारे पास राउटर्स, गेटवेज यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। तो www जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है वो सारा इन चीज़ों को स्पेसिफिकली डील करता है। उसके बाद हमारे पास अब डाटा कम्युनिकेशन की नेटवर्किंग आ गई, तो नेटवर्किंग के लिए हमें थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा डाटा कम्युनिकेशन के लिए। तो ऐसे मॉडल जो है वो आज हम स्टार्ट करते हैं साथ। इसका मकसद क्या था, पर्पज़ क्या था वैसे मॉडल बनाने का? इसका मकसद था कि आप ओपन कम्युनिकेशन करें, जो आपके सिस्टम है, 1 है, 2 है, 4 है, जितने भी सिस्टम हैं, ठीक है जी। अब आपने एक सिस्टम के अंदर हार्डवेयर बदल दी, दूसरे सिस्टम में सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, तो उसके लिए हमें ये ना टेंशन हो कि ठीक है जी मेरा जो सिस्टम है ना जी वो सारा का सारा, हमारा सिस्टम जो है वो एक साइड में सॉफ्टवेयर बदल दिया तो लो जी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, ऐसा ना हो। उसके लिए वैसे मॉडल बनाया गया। ये मॉडल है बेसिकली, प्रोटोकॉल नहीं है, ये ध्यान में रखनी है। वैसा ही एक मॉडल है, और ये नेटवर्क जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं ना उसकी समझ लें आपके, उसको नेटवर्क जो आर्किटेक्चर, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो कितना फ्लेक्सिबल है, कितना रोबस्ट है, कितना इंटरऑपरेबल है, तो इन सारी चीज़ों को वैसे मॉडल जो है वो डील करता है। ये आप देखेंगे कि आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी। डिवाइस ए ने डिवाइस बी के साथ जब कम्युनिकेशन करनी है तो उनके दरमियान में लिंक जो है वो जनरेट हो गया। लाइन कॉन्फ़िगरेशन से हमने पढ़ी, तो उससे पहले लिंक डिवाइड होता है, डेडिकेटेड वो हो जाता है।
दरमियान में कोई नोड है वो डेफिनेटली वो चाहे राउटर भी हो सकता है, वो हब भी हो सकती है, स्विच भी हो सकता है, किसी तरह से भी उनके दरमियान में वो है। तो हमारे पास 7 लेयर्स हैं जी। सबसे पहले आ जाती है जी एप्लीकेशन लेयर, बल्कि अगर हम वैसे बात करें इसको तो एप्लीकेशन लेयर है। फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर होती है। लेकिन एक्चुअली अगर वैसे इनकी तरतीब की बात करें तो सबसे पहले फिज़िकल लेयर आती है, फिर डाटा लिंक लेयर आती है, फिर नेटवर्क लेयर आती है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, फिर हमारे पास सेशन लेयर आ जाती है, और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है, और आखिर में हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन लेयर। ये डायग्राम में आप लोग देखा हुआ है कि डिवाइस ए जो है उसकी पहले एप्लीकेशन ले लिखी हुई, डिवाइस बी जो उसकी पहले इधर भी एप्लीकेशन ले लिखी हुई हमने। अच्छा, अब फिज़िकल लेयर के साथ कम्युनिकेशन करती है, और एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो आपकी डिवाइसेस की तरफ होती है। फिज़िकल लेयर बेसिकली आप समझ लें कि आपके जो डिवाइस है, सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट के अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, जिसे हमने पढ़ा पहले भी पढ़ा। उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर हम अपनी केबल लगाते हैं, कोएक्सियल केबल भी लगती है या STP UTP कोई भी लगती है। तो कनेक्टर होते हैं उनके आगे, सारी बात है। अगर हम STP UTP की बात करें तो उसके साथ RJ45 लगता है। कोएक्सियल केबल की अगर हम बात करें BNC कनेक्टर उसके साथ लगते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स है, उसके अपने कनेक्टर होते हैं। तो वो कनेक्टर जो होते हैं वो नेटवर्क इंटरफेस जो कार्ड होता है उसके पोर्ट होते हैं उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। तो वो जो वायर है वो आपकी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट जब हो गई तो वो फिज़िकल कनेक्शन जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिश हो गया। जाहिर बात है वो जब वायर आपने एक डिवाइस ए के साथ लगाई है, वही वायर दूसरी साइड डिवाइस बी के साथ भी लगी होगी, तो अब वो फिज़िकल कम्युनिकेशन हो गई। इस फिज़िकल कम्युनिकेशन का बेसिकली जो काम है वो आगे डिटेल में भी बताता हूँ। तो वो यही है कि लिंक जनरेट करना, लिंक डेवलप करना। अब डाटा जितना भी आएगा वो फिज़िकल लेयर से, वो ज़ाहिर बात है सिस्टम में डिजिटल डाटा है वो, तो फिज़िकल लेयर का काम बेसिकली अगला है कि आपके डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करना, और दूसरी साइड पे एनालॉग डाटा को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करती है। ये 7 लेयर्स हैं। फिज़िकल लेयर यानी कि बिट्स के साथ ये डील करती है, क्योंकि सिग्नल्स हैं ना, उसके पास आया जी 400 MB डाटा है जी। 400 MB का मतलब है कि 400 MB जो है 10 MB पर सेकंड के साथ डील करेगा, तो वो बिट्स आ गया ना हमारे पास। तो अब वो एनालॉग हो गया, तो वहाँ पे उसके साथ डिवाइसेस उसके पास लगी होगी, मोडेम लगा होगा या राउटर जो भी व्हाट्सएवर जिसके साथ वो जिसके ज़रिए से वो आगे उसके पास सिग्नल आते हैं। पर वो आगे फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली क्या करता है, उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, बिट्स बनाता है उसके। वो बिट्स जो है वो डाटा लिंक लेयर के पास जाते हैं, वहाँ पे वो फ्रेम बन जाते हैं, और जब वो डाटा लिंक लेयर से आगे मूव करते हैं तो वो बन जाते हैं फिर नेटवर्क लेयर में जाके वो पैकेट्स बन जाते हैं, और जब वो नेटवर्क लेयर से आगे ट्रांसफ़र होते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ से सेगमेंट बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सेशन लेयर आ जाती है, उसका काम होता है डायलेक्ट जो होता है वो डेवलप करना दो डिवाइसेस के दरमियान। फिर प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है जी, उसके पास वो सेगमेंट जो आते हैं वो सारे रॉ डाटा की सूरत में पहुंच जाते हैं, और एप्लीकेशन जो लेयर है उसके पास वो टेक्स्ट जो होता है या नंबर जो भी आपने भेजा वो पहुंच जाता है। जब हमारा मैसेज बेसिकली ट्रैवल करता है डिवाइस ए से डिवाइस बी की तरफ, होता क्या है, इस वक्त क्या हो रहा होता है?
बेसिकली जैसे भी हमारा मैसेज जो है वो ए से ट्रांसफ़र हुआ और वो गया जी बी के पास। अब वो कैसे जाएगा जी? इसको गुजरने के लिए डिवाइस से एक से जब बी तक पहुंचता है ना डाटा, तो पता नहीं वो कितने सेशन से गुजर के जाता है। हमें तो नहीं पता ना कितनी नोड्स उसमें से उसके पास रास्ते में आ रही है। तो ये नोड्स जो होती हैं वो बेसिकली जो फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं ना, उसके अंदर तो ज़रूर इन्वॉल्व होती हैं। तो जब OS में मॉडल बनाया गया था तो उस वक्त जो डिज़ाइनर थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि विच नेटवर्किंग फंक्शन हार्ड हैड रिलेटेड यूजेस and projected those functions into discrete groups that became the layer. Each layer define a family of functions distinct from the other layer. हर लेयर जो बेसिकली हमारे पास वो एक फैमिली ऑफ फंक्शन है उसको डिस्टिंक्ट कर दी थी। By defining and localizing functionality in this fashion, the designers created an architecture that is both comprehensive and flexible. OS model allow complete transparency between the incompatible systems. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हेडर एंड ट्रेलर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं जब डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। हेडर्स होते हैं और ट्रेलर जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। जो सेंडर होता है डिवाइस, उसके साथ हेडर जो होते हैं वो अपेंड किए जाते हैं, उसके साथ अटैच किए जाते हैं और उससे जो लोअर लेयर है उसके पास वो आते जाते हैं। मतलब कि सेंडर ने डाटा सेंड किया तो एप्लीकेशन लेयर से काम शुरू होगा, उसके साथ हेडर अटैच हुए। एप्लीकेशन लेयर से जब वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास आएगा तो हेडर जो है वो इस तरह से वो मूव होता जब वो जो रिसीवर को साइड पे पहुंचेगा, रिसीवर क्या करेगा, उन हेडर को अब रिमूव करना शुरू कर देगा। यानी कि जैसे ही वो फिजिकल लेयर के ऊपर डाटा पहुंचा रिसीविंग साइड पे, जब फिजिकल लेयर से वो आगे डाटा लिंक पे जाएगा तो हेडर रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। डाटा लिंक से जब नेटवर्क लेयर पे पहुंचेंगे और बाकी जो उसके बाद हेडर ऐड हुआ था वो रिमूव हो जाएगा। नेटवर्क लेयर से जब आगे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचेगा तो फिर हमारा डाटा वो हेडर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से जो सेंडिंग डिवाइस है वहाँ से हेडर जो होते हैं वो अटैच किए जाते हैं और जो रिसीवर साइड होती है जब उसे रिसीव करना होता है वहाँ पर हेडर रिमूव किए जाते हैं। ये तो था OS मॉडल की कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें हेडर्स की तो हेडर कहता है जी जो है वो लेयर 6532 यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, ठीक है जी। और जो ट्रेलर है वो ऐड किया जाता है लेयर 2 के ऊपर। मैंने कहा ना हेडर और ट्रेलर दो चीज़ें ऐड की जाती हैं, क्योंकि बेसिकली डाटा जो है तो वो अपने नेटवर्क में जो भेजा है सेंडिंग मशीन ने, तो उसका बैकअप जो होता है वो भी तो लेयर ने रखना होता है ना। तो वो इंटरफेसेस जो होते हैं वो उनके दरमियान में डेवलप होते हैं, तो इसलिए हेडर एंड ट्रेलर यूज़ किया जाता है। अब ये इंटरफेस क्या चीज़ है जी? इंटरफेस बेसिकली जो है वो डिफाइन करता है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज अ लेयर मस्ट प्रोवाइड फॉर द लेयर अबव इट। जो लेयर जिसके ऊपर डाटा लिंक लेयर है उसके ऊपर नेटवर्क लेयर है, तो उनके दरमियान में उसको पता होगा कि जो नेटवर्क लेयर है डाटा लिंक को पता होगा कि उसने क्या क्या करना है, उस लेयर के पास क्या काम होना है। तो वो इंटरफेस के ज़रिए से पता चलता है, क्योंकि इंटरफेस जो है वो बेसिकली मॉड्यूलरिटी जो होती है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और चूँकि हर लेयर अपना एक सेपरेट मॉड्यूल होता है और अपने सेपरेट मॉड्यूल के तहत काम कर रही होती हैं, तो जो मॉडिफिकेशन अगर ज़रूरत पड़ जाए, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमें सराउंडिंग जो लेयर्स होती हैं उसकी चेंज किए बगैर ही हम उसको कर लेते हैं। अब हमारे पास जो लेयर्स होती है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को नेटवर्क सपोर्ट लेयर
ठीक है जी, ये। और नीचे हमारे पास है जी ये यूज़र सपोर्ट लेयर, ठीक है जी। नेटवर्क सपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास लेयर 1, 2, 3 इनको नेटवर्क सपोर्ट लेयर कहा जाता है, क्योंकि इसमें डाटा फिजिकली जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, माने कि बिट्स होते हैं, सिग्नल से बिट्स, बिट्स से पैकेट्स, तो इस वजह से ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर इसको कहा जाता है। और यूज़र सपोर्ट लेयर जो होती है उसमें चूँकि इंटर ऑपरेबिलिटी जो होती है वो बेसिकली डिफ़ाइन की जाती है, ठीक है, जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं आपके, इस वजह से इसके लिए वहाँ उसको यूज़र सपोर्ट लेयर कहा जाता है। तो लेयर 5, 6, 7 ये जो 3 लेयर्स हैं वो आपकी यूज़र सपोर्ट लेयर्स होती है। अब लेयर 4 को इसमें से स्किप किया हुआ है। जो लेयर 4 होती है इसको एंड टू एंड रिलायबल कम्युनिकेशन, रिलायबल ट्रांसमिशन के लिए मुख्तस किया हुआ है ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो यानी कि इस लेयर से जो ऊपर वाली होती हैं, अपर लेयर्स होती हैं, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, ठीक हो गया जी। और जो लोअर लेयर्स होती हैं वो कम्बिनेशन होती है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी कि OS मॉडल की जो अगर हम कोई क्रिटिक्स की बात करें तो क्या क्या है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करना इसने जो कोऑर्डिनेट करने के फंक्शन जो रिक्वायर्ड होते हैं वो ट्रांसमिट करना बिट स्ट्रीम को फिजिकल मीडियम से, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन जो होती है ट्रांसमिशन मीडिया की और इंटरफेसेस की, उन सबको डील करना होता है। उसके अलावा ये प्रोसीजर और फंक्शन जो होते हैं वो फिजिकल डिवाइसेस के, वो सारे इसने डिफाइन करने होते हैं। अब हम हर लेयर का थोड़ा थोड़ा फंक्शन जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर जो है वो बेसिकली इंटरफेस जो है वो देती है किस किस के दरमियान में, डिवाइस के दरमियान में और ट्रांसमिशन मीडियम के दरमियान में, यानी सिस्टम और जो आपकी वायर है उनके दरमियान में एक इंटरफेस है। वो इंटरफेस क्या, प्लग के जो होती है वो केबल होती है, कनेक्टर होता है जो आपका ज्वाइन करता है, और ठीक है जी। इस तरह से ट्रांसमिशन जो मीडियम होता है उसकी टाइप भी जो होती है वो भी डिफाइन करती है, ये मैंने पहले भी थोड़ी सी वजाहत की थी। अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स या इनकोडिंग की, तो ये फिजिकल लेयर जो होती है इसका काम ही यही होता है कि इसमें चूँकि स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स होती हैं और स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स जो होती हैं वो इनकोडेड होती हैं सिग्नल्स के अंदर, सिग्नल चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल में बनते हो, ठीक है जी। और ये इनकोडिंग कौन सी होनी है ये फिजिकल लेयर ने बताना है कि कौन सी इनकोडिंग करनी है। उसके बाद डाटा जो रेट होता है, चूँकि इसमें बिट्स पर सेकंड इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी फिजिकल लेयर का काम होता है, डाटा रेट भी ये प्रोवाइड करती है। तो अगर हम बात करें बड़ी मुख्तसर सी, तो फिजिकल लेयर का काम ये होता है कि बिट जो होती हैं उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बताना होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन जो है ना, सेंडर और रिसीवर दोनों जो है वो उनका जो बिट लेवल होता है ना वो एक ही होता है, जिसके वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड कर रहे होते हैं, यानी कि उनका जो क्लॉक होता है ना वो मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, और ये भी ड्यूटी जो है वो फिजिकल लेयर की है। अब लाइन कॉन्फ़िगरेशन, तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत सारी बात है। फिजिकली जब केबल हमारी जो होगी एक सिस्टम दूसरे सिस्टम का लिंक बनेगा तो कम्युनिकेशन होगी, तो ये काम भी किसका हुआ जी, फिजिकल लेयर का हुआ। तो वो पॉइंट टू पॉइंट है, मल्टी पॉइंट है, कौन सी लाइन कॉन्फ़िगरेशन वो हमारे ऑलरेडी पिछले लेक्चर में वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और फिजिकल टोपोलॉजी जो है कि मैश, स्टार, रिंग, बस, वो सारी के सारी फिजिकल लेयर के से ही हम कई काम है वो किसके साथ कनेक्टेड है उसको पता होता है। डाटा लिंक लेयर आ गई, लेयर 2 हमारी। इसका क्या काम है,
इसका काम है जी कि रिलायबल लिंक जो है और ट्रांसमिशन के लिए फिज़िकल लिंक फिज़िकल लेयर के साथ वो डेवलप करें। यानी कि एक नोड से दूसरी नोड के दरमियान में जो डिलीवरी है ना, उसकी ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और फिज़िकल लेयर जो है उसके ऊपर कोई एरर ना आए, तो इस वजह से ये भी इसका काम है डाटा लिंक लेयर का। तो डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है जी, बिट्स से फिज़िकल लेयर पे, बिट्स से आपको उसने क्या करना है जी, उसको बनाना है फ्रेम। क्योंकि जो बिट्स होते हैं ना उसको मैनेजेबल जो डाटा यूनिट है उसका फ्रेम्स होता है, और इस सारे प्रोसेस को फ्रेमिंग कहते हैं। वो सारी फ्रेमिंग जो होती है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर हो रही होती है। फिर आ जाता है जी हमारे पास फिजिकल एड्रेसिंग, वो भी डाटा लिंक लेयर की का फंक्शन है। क्योंकि जो फ्रेम्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है डिफरेंट सिस्टम्स की, और डाटा लिंक लेयर जो है वो हेडर जब ऐड करती है फ्रेम के साथ, तो उस हेडर के अंदर फिजिकल एड्रेस जो होता है ना सेंटर डिवाइस का, सोर्स एड्रेस जिसे बोलते हैं, और जो रिसीवर डेस्टिनेशन होती है उसका जो एड्रेस होता है वो सारा इस फ्रेम के साथ ऐड किया जाता है। और अगर फ्रेम जो है वो आउटसाइड द नेटवर्क उसने जाना किसी और नेटवर्क के अंदर, मतलब अपने नेटवर्क के अंदर किसी और, तो रिसीवर एड्रेस जो होता है जी वो उस वक्त जो है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है उस अदर दूसरे नेटवर्क का। फ्लो कंट्रोल यानी कि डाटा लिंक लेयर जो है ये चेक करना कि रिसीवर जो साइड है वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो डाटा रिसीव कर सकती है, तो ओवर हैमिंग जो है वो नहीं हो रही। उसको फ्लो कंट्रोल को भी डाटा लिंक लेयर जो होती है वो करती है, डील करती है। आगे आ जाता है हमारे पास एरर कंट्रोल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ये एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, फिजिकल एड्रेसिंग फ्रेम, मतलब कम्युनिकेशन की ये समझ जान है ये सारी चीज़ें। यहाँ से तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, और यहीं से ही आपकी कम्युनिकेशन असल है कि आपने बिट्स जो थे डाटा इनपुट तो आ गई जी, वो कीबोर्ड से या कहीं से भी डिजिटल और डाटा पहुँच गया जी, उसको फ्रेमिंग करनी है, ड्रेसिंग करनी और कंट्रोलिंग भी करनी कि ठीक है जो डाटा जो है वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचना चाहिए। अब डाटा जो है उसके साथ रिलायबिलिटी, ये वो सारी बात, वो मैकेनिज़्म होता है वो अटैच किए जाते हैं, और वो उस मैकेनिज़्म को डिटेक्ट करना, रीट्रांसमिट करना, लॉस्ट या डैमेज फ्रेम करना, सबको जो है वो डील करना, ये सारा का सारा जो होता है ये एरर कंट्रोल सिस्टम जो होते हैं वो बताते हैं। तो एरर कंट्रोल जो बिट्स होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं बेसिकली ट्रेलर के साथ। तो ट्रेलर जो होता है वो चूँकि वो उसको बताता है कि ये कोड इसके साथ लगा हुआ है जो आप फ्रेम भेज रहे हैं, वो अगली सिस्टम को पता होता है। अगर वो कोड नहीं होता तो वो कम्युनिकेशन नहीं होती, वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो एरर आ जाता है। इस वजह से ये एरर कंट्रोल मैकेनिज्म भी जो है वो डाटा लिंक लेयर का काम। एक्सेस कंट्रोल यानी कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेज जो होते हैं वो एक सिंगल लिंक के जरिए कनेक्टेड होते हैं। तो डाटा लिंक जो होता है ना, प्रोटोकॉल जो उसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, वो उसका काम भी यही होता है कि उनको कंट्रोल करें, लिंक को आपस में कंट्रोल करें। ये फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक फिज़िकल एड्रेस है 10, उसने फ्रेम सेंड किया, उसका फिज़िकल एड्रेस नोड का था 87। अब दो नोड जो आपस में कनेक्टेड हुई है लिंक के साथ। अब डीएल लेवल पे ऊपर अगर बात करें तो ये कंटेन जो फ्रेम था वो उसके बाद फिजिकल एड्रेस था हेडर के दरमियान, हेडर के पास, और यही एड्रेस जो होता है वो बेसिकली चाहिए होता है इस लेवल के ऊपर। और रेस्ट बाकी जो हेडर होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो जब ज़रूरत है जहाँ पे थी वो। तो जो ट्रेलर है वो कंटेन उसके पास एक्स्ट्रा बिट जो होते हैं ना, जो एरर डिटेक्शन के लिए होते हैं, वो साथ उसके अटैच हो जाते हैं। जब आपके पास ट्रेलर डाटा और उसका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस आपको इस फ्रेम के अंदर नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेलर लग गया जी, ये डाटा जो जाना है ये सोर्स का एड्रेस है और ये सेंडिंग, ये इस तरह से हमारा एक फ्रेम बन जाता है। नेक्स्ट आ गया जी नेटवर्क लेयर। जो नेटवर्क लेयर है जी
वो हमारी रिस्पॉन्सिबल है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी के लिए। डाटा लिंक लेयर जो है उसका काम तो है ना डिलीवरी जो है डाटा की करानी दो सिस्टम के दरमियान में, और वो भी सिर्फ जो सेम नेटवर्क है वो। और जो नेटवर्क लेयर होती है उसका उसने इंश्योर कराना कि जो पैकेट था जो उस फ्रेम के अंदर था वो जो उसका ओरिजिन पॉइंट से जहाँ से वो चला था वो उसके फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुँच गया है। यानी कि नोड से नोड की कम्युनिकेशन तो बेशक करवा देती है जी डाटा लिंक लेयर, लेकिन अब जो डाटा है वो डाटा किसने पहुँचाना है वो नेटवर्क लेयर का काम है। उस पॉइंट से जिस हाथ से शुरू हुआ है वहाँ से लेकर सोर्स के पास वो पहुँच गया। यानी कि नोड टू नोड की अगर हम बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, सोर्स टू डेस्टिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एक अलग चीज़। अब नोड टू नोड कम्युनिकेशन तो ये होगी कि आपके पास एक रिंग टोपोलॉजी है, तो एक सिस्टम के साथ अगला सिस्टम जो है उनका आपस में लिंक्ड हो गया, वो नोड टू नोड कम्युनिकेशन। लेकिन सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन क्या है कि एक पहली नोड का रिलेशन था छठे नंबर नोड पे, 8 कंप्यूटर के हमारे पास नेटवर्क है, तो पहला कंप्यूटर से जो फ्रेम गया है वो उसका जो अंदर पैकेट था वो एग्जैक्टली जो 6 नंबर पे कंप्यूटर उसके पास जब पहुंचेगा दैट इज कॉल्ड सोर्स टू डेस्टिनेशन कम्युनिकेशन। तो ये भी जो है नेटवर्क लेयर का काम होता है। तो हमारे पास जब नेटवर्क लेयर होती है तो उस वक्त वैसे तो नेटवर्क लेयर एक नेटवर्क के अंदर अगर हम ना सेम नेटवर्क की अगर हमारी बात करें तो वहाँ पे नेटवर्क लेयर की इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वहाँ पे हमारी नोड टू नोड डिलीवरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन अगर हम नेटवर्क से बाहर जाते हैं तो फिर हमें फिर नेटवर्क लेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब हम नेटवर्क लेयर के फंक्शन की बात करते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग, क्योंकि फिजिकल एड्रेस तो डाटा लिंक लेयर ने बता दिया ना कि ठीक है जी सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस ये हैं, उसके साथ कोड भी लगा दिया, उसके अंदर जो पैकेट था वो भी उसने डाल दिया, उसका फ्रेम जो डाटा था फ्रेम आ गया। अब फिजिकल एड्रेसिंग का क्या काम है कि वो उसके अंदर जो पैकेट था वो अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर जा रहा है तो हमें उसके लिए एक और एड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है जो हमें बताता है कि जो सोर्स है और जो डेस्टिनेशन है वो एक दूसरे से अलग हैं, अलग नेटवर्क के हैं। तो उसके साथ जो हेडर अटैच किया जाता है अपर लिंक के जरिए से वो बताता है कि इसके अंदर एक लॉजिकल एड्रेस है सेंडिंग का और रिसीवर डिवाइसेस का दोनों। चूँकि रूट की ज़रूरत पड़ती है जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर निकल जाते हैं, तो रूट बनाने के लिए सारी बात टेक्निक की ज़रूरत होती है। रूटिंग जो है वो भी नेटवर्क लेयर जो होती है वो उसका काम होता है। जब हम इंटर नेटवर्क्स के अंदर चले जाते हैं ना, यानी कि इंटरनेट के ऊपर चले जाते हैं, तो वो अपना जो डाटा होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में रूट किया जाता है, वो फाइनल के पास पहुंचता है, वो फाइनल डेस्टिनेशन के पास पहुंचता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें नेटवर्क लेयर की, कि हमने डाटा सेंड करना है जी नोड से, उसका एड्रेस ये था, उसका फिजिकल एड्रेस 10 था और लैंड के ऊपर था, और दूसरा जो एड्रेस है जो हमारा पास उसके पी एड्रेस है जी, उसका फिजिकल एड्रेस उसका 95 है, वो दूसरी लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है ना जी, बिकॉज के हमारे पास 2 नोड्स थी और वो 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर पड़ी थी, और हमने फिजिकल एड्रेस जो है उस वक्त हमें ज़रूरत ही नहीं, उस वक्त हम किसी भी ज़रूरत किसकी है, लॉजिकल एड्रेस की, क्योंकि हमने नेटवर्क की बाउंड्री से बाहर जब निकलना है तो अगर हमारा नेटवर्क
सेम नहीं है, दूसरा नेटवर्क है, तो फिर हमें उस वक्त फिजिकल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। फिजिकल जो एड्रेस होता है वो बेसिकली जो होता है वो चेंज कर देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? डाटा लिंक तो होगी जी नोड टू नोड। नेटवर्क लेयर होगी जी हमारी सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो इसका क्या काम है जी? सोर्स से डेस्टिनेशन के दरमियान में कम्युनिकेशन करवा देती नेटवर्क लेयर, लेकिन डिलीवरी का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। सोर्स से डेस्टिनेशन के साथ डिलीवरी और पूरे मैसेज की, ठीक है जी, वो सारी की सारी किसकी कौन करता है? वो नेटवर्क लेयर से हो गई और पैकेट भी हो गया, ठीक हो गया जी। लेकिन उसमें बाद क्या हो जाता है, वो पैकेट्स जो आते हैं उनके दरमियान में जो रिलेशन होता है ना, रिलेशनशिप, उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। इस वजह से जो नेटवर्क लेयर होती है वो हर पैकेट के साथ इंडिपेंडेंटली वो करती है, डील करती है। अगर हम बात करें फंक्शन की जी, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, कंप्यूटर जो है उनके ऊपर कुछ ऐसे प्रोग्राम चलते हैं कि सोर्स टू डेस्टिनेशन होता है ना, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान, यानी कि वो जो होती है नहीं हो रही होती, डील हो रही होती। अच्छा, अब फिर क्या किया जाता है? कुछ स्पेसिफिक जो प्रोसेस होते हैं जो कंप्यूटर के होते हैं, उसके लिए हेडर जो होता है उसके साथ वो कोड लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेगमेंट एंड रीअसेंबली। मैसेज होता है ना, उसको डिवाइड कर दिया जाता है जी सेगमेंट्स के अंदर, और हर जो सेगमेंट होता है उसका एक सीक्वेंस नंबर होता है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो लगा उसके साथ अटैच करती है। और रिसीविंग मशीन जो होती है ना, वो उसको रीअसेंबल करती है उस मैसेज को, और रीअसेंबल करके अपने डेस्टिनेशन को भेजती है, उसको आइडेंटिफाई कर देती है, और पैकेट जो लॉस होता है उसको रिप्लेस कर देती है। फ्लो कंट्रोल, इसमें भी कंट्रोल किया जाता है। लाइक डाटा लिंक लेयर, इसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो भी, इसमें भी एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो इसका पूरा मैसेज होता है, जो रिसीवर है उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर पहुँच जाता है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है वो एक डायलॉग है, नेटवर्क डायलॉग इसको बोलते हैं, जो कंट्रोल करती है, एस्टेब्लिश करती है, मेंटेन करती है और सिंक्रोनाइज करती है इंटरेक्शन को बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये डायलॉग सेशन लेयर जो है वो दो सिस्टम जो होते हैं वो एक टाइम में दो डायलॉग में आ जाते हैं, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन जो होती है, दो जो प्रोसेस हो रहे होते हैं उनके जो होती है वो हाफ डुप्लेक्स के ऊपर हो रही होती है या फुल डुप्लेक्स के ऊपर हो रही होती है, ठीक है जी। क्योंकि इसमें डायलॉग बनाना तो एक सेंड करता दूसरा रिसीव करता, तो वो डायलॉग बन जाता है उनके दरमियान, वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो जाती है। उसके बाद जो सेशन लेयर होती है इसके वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो होता है उसको ऐड करती है चेक पॉइंट सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट के साथ। अगर सिस्टम ने सेंडिंग फाइल जो है वो 200 पेज की भेजी है तो वो उसके साथ चेक पॉइंट्स भी लगाते हैं। इस वजह से ये लेयर जो भी होगी इसका काम है ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। तो इस लेयर की अगर हम कंसर्न बात करें, इसका कंसर्न जो होता है वो सिंटैक्स और सिमेंटिक्स, जो इन्फॉर्मेशन होती है जो दो सिस्टम के दरमियान में एक्सचेंज हो रही होती है उसको डील करती है। यानी कि जो प्रोसेस है दो सिस्टम के ऊपर जो चल रहा होता है, जो एक्सचेंज हो रहा होता है, और वो स्ट्रिंग्स वगैरह वो नंबर को जो है कम्युनिकेट कर रहा होता है, उस कम्युनिकेशन को जो है वो बिट की सूरत में ट्रांसमिट करने से पहले किया जाता है। अच्छा, अब मुख्तलिफ जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारा मुख्तलिफ इनकोडिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। उसके बाद ये इंक्रिप्शन जो है, चूँकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है तो सिस्टम की जो जिम्मेदारी है कि वो प्राइवेसी को इंश्योर करे। जो सेंडर होता है उसके बाद इंक्रिप्शन हो जाती है, जिसमें हमारा जो डाटा सेंडर इन्फॉर्मेशन से ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो दूसरे सिस्टम के पास पहुंच जाती है। और डिक्रिप्शन भी होती है जो रिवर्स फॉर्म में होगी, यानी जो रिसीविंग डिवाइस है उसको डिक्रिप्ट करेगी उसकी ओरिजिनल फॉर्म को। उसके बाद कंप्रेशन आ जाती है जी। इसका काम सिंपल है कि ये डाटा कंप्रेशन जो है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद आ जाता है जी कंप्रेशन, रिड्यूस करना होता है चूँकि डाटा को, तो वो रिडक्शन जो होती है डाटा की वो भी यहाँ पे आ जाती है प्रेजेंटेशन के बाद। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एप्लीकेशन लास्ट, ये यूज़र इंटरफेस आप कह लें, जहाँ पे यूज़र डायरेक्ट जो सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहा होता है, एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा होता है। तो ये यूज़र इंटरफेस है, तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल की, रिमोट मेल फाइल की, ट्रांसफ़र की, शेयर डाटाबेस की, सारी ये प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कुछ ये सर्विसेज हैं X400 X500 वगैरह, ये फाइल ट्रांसफ़र, फाइल एक्सेस मैनेजर, तो मेल सर्विसेज, ये सारी जो एप्लीकेशन सर्विस के ऊपर इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, TCP/IP जो हमने अभी पढ़ा है OS इमर्जेंस के साथ मैंने ये थोड़ा सा TCP/IP जो प्रोटोकॉल सूट है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि हर लेयर जो है वो कौन कौन से प्रोटोकॉल के साथ डील कर रही होती है। प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए से हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है। जब हम वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रोटोकॉल के बगैर कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक हो गया जी। हर लेयर का फिर अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके ज़रिए से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इसलिए जो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट होते हैं, देखिए आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, तीनों को इकट्ठा करके आगे उसके नीचे सामने जो है वो प्रोटोकॉल लिखे हैं। तो यानी कि उसकी जो TCP है उसकी जो 4 लेयर्स हैं, एक है एप्लीकेशन लेयर, एक है ट्रांसपोर्ट लेयर, नीचे नेटवर्क लेयर है, और उसके नीचे डाटा लिंक और फिजिकल का लिंक जो दोनों को मिलाया हुआ है और एक लेयर बनी हुई है। फिजिकल और डाटा लिंक मिला के एक आप लेयर है, उसको डाटा लिंक लेयर कह लें। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, 4 लेयर्स हैं इसकी जो लेटेस्ट है। अब इनको वो प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज़ होते हैं जी। एप्लीकेशन लेयर पे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है कि ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। DNS है, डोमेन नेम सर्वर, सिंपल मेल आपके पास आ जाती है, ठीक है ना जी। ये रिमोट लॉगिन के लिए होता है आपका टेलनेट। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसका बूट पी है जो होस्ट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सिक्योर शेल है, ये सारे यूज़ होते हैं। नेटवर्क लेयर जो होती है उसके ऊपर प्रोटोकॉल होते हैं वो है जी ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। वो सारे जो मैसेज आपके जा रहे होते हैं इकोसिस्टम, जितना भी हमारा पिंग स्टेटमेंट, पिंग कमांड,
रूट कमांड वो सारी ICM जो है उसके ज़रिए से हो रही थी, जो हमें बताती है कि हमारा सिस्टम जो नेटवर्क के ऊपर है कि नहीं है, चेक करने के लिए। IGMP जो हमारा इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, उसके बाद एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन, जो हमारी एड्रेसेज जो होते हैं फिज़िकल एड्रेस को नेटवर्क एड्रेस के अंदर उसकी ट्रांसलेशन करना, ये वो सारे प्रोटोकॉल आगे आगे हर लेयर्स के इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेयर्स जो हैं वो तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। लेयर के बाद हम बात शुरू करते हैं सिग्नल्स, क्योंकि डाटा कम्युनिकेशन हमारी सिग्नल्स के ऊपर हो रही है या डिजिटल हो रही है। दो ही चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी होती हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, दो चीज़ों को डील करते हैं। सिग्नल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास का सारा काम फिजिकल लेयर के ऊपर ही, क्योंकि सिग्नल तो वो डील ही फिजिकल लेयर करती है। तो फिजिकल लेयर का काम ही सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को डील करना, यानी कि इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की सूरत में ट्रांसमिशन मीडिया से ट्रांसफ़र होती है। वो चाहे वॉइस हो, चाहे इमेज हो, चाहे न्यूमेरिक डाटा हो, चाहे कैरेक्टर्स हो, या कोई भी मैसेज हो, और डेस्टिनेशन यूज़र जो होता है उसके पास पहुंच जाती है। सिग्नल दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग होते हैं और डिजिटल होते हैं। एनालॉग की अगर हम बात करें तो वो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होते हैं जी, और अगर कंटिन्यूस की बात करें हम तो ये नीचे डायग्राम आप देख रहे हैं, तो उसमें ये सिग्नल जो है आपको एनालॉग भी नज़र आ रहे हैं, डिजिटल भी आ रहे हैं, दोनों सिग्नल नज़र आ रहे हैं। तो अगर डिजिटल डिस्क्रीट होते हैं, और डिस्क्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डाटा होता है जिसके अंदर कोई पॉइंट्स नहीं होता उनके दरमियान, और जो कंटिन्यूस होते हैं वो चलते ही हैं, चाहे वो अप डाउन होते रहते हैं लेकिन कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब डाटा जो सारी बात एनालॉग होगा या डिजिटल होगा, दोनों ही होंगी। जब एनालॉग होगा तो उसके अंदर कंटिन्यूस वेव फॉर्म होगी, और जो होगी ए से बी की तरह मूव करती जाएगी। और डिजिटल जो डिस्क्रीट होते हैं और उसके लिमिटेड होते हैं, उनकी लिमिट होती है। सिग्नल जो तो उसको मज़ीद डिवाइड किया जाता है पीरियोडिक सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल की बात करें कि तो वो सिग्नल जो है वो पीरियोडिक तब होता है अगर वो कंप्लीट करें अपना पैटर्न, एक मेजरेबल उनको टाइम फ्रेम दिया जाता है उसके अंदर, फिर तो होगा वो पीरियोडिक। अगर वो अपना पैटर्न जो है वो रिपीट करें लेकिन उसके लिए उनको जो सब्सिक्वेंट जो पीरियड्स होते हैं वो उसमें ना करें। अच्छा, पीरियोडिक की चलो पहले बात करें, पीरियोडिक बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अब जो सिग्नल वो उन्होंने अपना एक पीरियड पूरा करना होता है ना, कंप्लीट करना होता है पैटर्न, वो एक साइकिल के अंदर करते हैं, यानी कि एक उसका टाइम होता है जिस टाइम के अंदर वो अपना साइकिल रिपीट कर रहे होते हैं, पीरियड जो होता है चला रहे होते हैं। तो साइकिल जो है वो बेसिकली एक पैटर्न जो कंप्लीट होता है उसको साइकिल कहते हैं, एक पैटर्न। अब डायग्राम देख रहे हैं कि क्रेस्ट एंड ट्रफ जो ऊपर नीचे दो बने हुए हैं इसके सिग्नल दोनों के तरफ से आप देख रहे होंगे। तो जब एक पैटर्न मुकम्मल हो जाता है क्रेस्ट ट्रफ का, तो फिर वो जाके हमारे पास ये देखे टी लिखा हो ना, टी सब के, यानी कि एक टाइम फ्रेम उनका मुकम्मल हो गया, इस वजह से एक साइकिल बन गई हमारे पास। और अपीरियोडिक सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो अपीरियोडिक सिग्नल को नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी कहते हैं, जो कॉन्स्टेंटली जो है ना विदाउट पैटर्न के या साइकिल के रिपीट होते रहते हैं, अप्स डाउन्स यानी कि उनका कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट है फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये टेक्निक है जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं। ये पीरियोडिक जो सिग्नल्स होते हैं ना उनको डीकम्पोज कर दिया जाता है और उनको इन्फिनाइट नंबर जो है पीरियोडिक सिग्नल्स वो उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कि अपीरियोडिक सिग्नल्स को पीरियोडिक सिग्नल्स में हम डीकम्पोज कर लेते हैं और उसको फोरियर ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। अब अगर हम बात करें एनालॉग सिग्नल्स क्लासिफिकेशंस की, एनालॉग सिग्नल जो उसको किस तरह क्लासिफाई किया जाता है, तो वो दो ही हैं। एनालॉग सिग्नल जो या सिंपल होते हैं या कंपोजिट होते हैं। और जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं इनको हम दोबारा मज़ीद सिंपल सिग्नल में जो नहीं कर सकते, सिंपल एनालॉग सिग्नल होते हैं। जो कंपोजिट एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको हम मल्टीपल साइन वेव्स के अंदर मज़ीद कंपोज कर सकते हैं। साइन वेव किसी के लिए क्या है? साइन वेव जो है वो फंडामेंटल फॉर्म है पीरियोडिक सिग्नल्स की।
जो कर्व है वो ऑसिलेट्स होती है, यानी कि वो चलती है एक साइकिल के ऊपर और कांस्टेंट टाइम के अंदर चलती रहती है, कंसिस्टेंट टाइम के अंदर चलती रहती है। और जो हर साइकिल होता है वो एक सिंगल आर्क जो होती है उसके ऊपर वो उसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। तो जो अगर हम साइन वेव्स की बात करें तो वो तीन चीज़ों को करती है। एम्पलीट्यूड होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होती है और फेज, तीन चीज़ें जो है वो बयान कर रही होती है, तीन चीज़ों को डील कर रही होती है। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड जो है वो सिग्नल का वो बेसिकली वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट के ऊपर जो आपकी वेव जा रही होती है। और ये वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है पॉइंट ए से और जो दूसरा उसका हॉरिजॉन्टल पॉइंट एक्सेस होता है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको ज़ाहिर करती है। उसके बाद आ जाता है हमारा पीरियड्स एंड फ्रीक्वेंसी। पीरियड तो अमाउंट ऑफ टाइम हो गया जी, कि एक सिग्नल को साइकिल पूरा करने कितना टाइम चाहिए, और इसकी जो पीरियड जो होता है उसको सेकंड्स के अंदर ज़ाहिर किया जाता है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि एक साइकिल के अंदर साइकिल कितने कंप्लीट होंगे वो होगी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हर्ट्स के अंदर जो है वो मेजर की जाती है। और फेज जो होता है वो बेसिकली पोजीशन जो होती है ना वेव फॉर्म की, वो टाइम ज़ीरो के साथ वो उसको डिस्क्राइब करता है। यानी कि अगर हम एक ख्याल करें कि हमने किसी चीज़ को शिफ्ट करना है बैकवर्ड या फॉरवर्ड और उसके साथ हम टाइम एक्सेस को लगा दें तो जो फेज होगा वो बताएगा कि इतने टाइम के अंदर ये जो है ना वो शिफ्ट होगा। और ये डिग्री और रेडियन जो होता है उसके अंदर मेजर किया जाता है। ये चारों फॉर्म्स आप देख रहे हैं कि 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, नीचे 180 डिग्री के ऊपर हो रहा है और आगे आपको 270 डिग्री के ऊपर हो रहा है। सिग्नल्स को जो कंट्रोल करना है तो उसके लिए तीन एट्रीब्यूट्स जो है वही एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, ये चाहिए होते हैं। अगली बात हम करते हैं कंपोजिट सिग्नल की, कि हमारे पास जो सेकंड टाइप है एनालॉग सिग्नल की उसको मल्टीपल साइन वेव्स के अंदर है तो उसको हम मज़ीद डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको मज़ीद सिग्नल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। और वो फोरियर एनालिसिस जो है वो इसके लिए हमें वो भी यूज़ कर लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है, बैंडविड्थ है, ये बेसिकली कलेक्शन होती है कितने भी कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी के होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें जो इसकी बैंडविड्थ की जो डेफिनेशन की बात करें तो जो रेंज ऑफ कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं एंड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होते हैं जो एक ही रेंज के अंदर होते हैं। बैंडविड्थ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बैंडविड्थ को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ माइनस कर दें, बैंडविड्थ निकल आती है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जहाँ पे 1000 शो की हो या हाईएस्ट 5000 शो की हो तो हम क्या करेंगे कि 5000 में से 1000 माइनस कर देंगे, बाकी कितना बनेगा 4000 इसकी बैंडविड्थ आ जाएगी। हाफ पावर बैंडविड्थ भी होती है हमारे पास। ये बेसिकली जो फुल मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा होता है ना उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा खैर आगे हमारे पास पे डिजिटल सिग्नल्स आ जाते हैं। डिजिटल सिग्नल्स के अंदर हमारे पास बीट इंटरवल, बीट रेट आ जाता है जी। बीट इंटरवल की अगर हम बात करें तो वो टाइम जो होता है वो एक सिग्नल के लिए जो हमें चाहिए होता है, और बीट रेट की अगर बात करें नंबर ऑफ बीट्स जो हमें एक सेकंड के अंदर चाहिए होते हैं। अब इसमें जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है डिजिटल सिग्नल का वो उसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उसके एम्पलीट्यूड मुख्तलिफ होते हैं।
और हम बेसिकली क्या चाह रहे होते हैं कि हम उन कंपोनेंट्स को सेंड करना चाह रहे हैं। अब हमारे पास कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन दो तरह की है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। तो अगर हम बात करें कि डिजिटल सिग्नल के अंदर जो है डाटा की, अगर हम बात करें कि डिजिटल सिग्नल में जब बात तो डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है जी। जो या इन कोडिंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल डाटा इंटू डिजिटल सिग्नल्स हो सकते हैं। हम एनालॉग से डिजिटल में भी जा सकते हैं, हम डिजिटल से एनालॉग में भी जा सकते हैं, हम एनालॉग से एनालॉग में भी जाते हैं। ये हमारी कन्वर्जन की टेक्निक्स हैं। एनालॉग टू एनालॉग भी होती है, डिजिटल टू एनालॉग भी होती है, डिजिटल टू एनालॉग भी होती है, और उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल भी होती है। तो ये सारी हमारी कन्वर्जन जो है वो चलती रहती है। अगर हम डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो डिजिटल यानी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटल सिग्नल में ही डिवाइड करना होता है, यानी कि हमने डाटा ट्रांसमिट किया कंप्यूटर से प्रिंटर की तरह। तो ओरिजिनल जो था, ओरिजिन जहाँ था वो भी डिजिटल था, और जहाँ पे डाटा पहुँचना वो भी डिजिटल चाहिए उसको भी। इस तरह की जो इनकोडिंग होती है वहाँ पे 1 और 0 जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, और कंप्यूटर उनको वोल्टेज के पल्स से जो होते हैं उनमें ट्रांसमिट करते हैं, और ये सारा कुछ वायर के अंदर हो रहा होता है। तो इस तरह से डिजिटल टू डिजिटल जो इनकोडिंग होती है उसकी अगर हम एग्जाम करें तो 3 किस्म की होती है, यूनिपोलर, पोलर और बाईपोलर। तो यूनिपोलर, बाईपोलर और पोलर जो कम्युनिकेशन, इनको इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो है कि उसमें हम डिस्कस करेंगे इस कन्वर्जन को। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको ये इंशाल्लाह तो डिजिटल से डिजिटल हमारी कम्युनिकेशन है, पोलर, यूनिपोलर, बाईपोलर, तो सबको डिस्कस करेंगे जी। तब तक के लिए जावेद शाहीन साहब को इजाज़त दें, तो हमें याद रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम।